जाएगी तेरे घर चौबारों तक, तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, और मेरे अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक, मेरे अक्षर सैर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, समाज में भले ही राजनीतिक षड्यंत्रकारियों की वजह से दूरियां बढ़ रही हों, लोगों में अलगाववाद पनप रहा हो, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। ऐसे ही आपसी सौहार्द और भाईचारे और देशभक्ति की भावना बांदा के मंडपम मैरिज हॉल में रविवार की शाम देखने को मिली। बांदा के मंडपम मैरिज हॉल में बांदा की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर शबाना रफीक की तीसरी किताब सिमटता वट वृक्ष का विमोचन कार्यक्रम केदार स्मृति न्यास के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांदा के जाने माने डॉक्टर मोहम्मद रफीक ने की। कार्यक्रम का संचालन बांदा की जानी मानी कवित्री सौम्या श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मेराज मौजूद रहे। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर शबाना रफ़ीक, मैं स्त्री रोग, निश्चेतना एवं गहन चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। आज का आयोजन मेरी तीसरी काव्य संग्रह सिमटता वट वृक्ष का विमोचन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मेराज हिंदी विभाग आए थे। विशिष्ट अतिथि बांदा के साहित्यकार एवं वरिष्ठ कवि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद दीक्षित ललित जी हैं। सभा में संयोजक और पुस्तक के ऊपर बीज वक्ता डॉक्टर शशि भूषण, जो विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा हैं। इस आयोजन में अन्य शिरकत करने वाले लोग श्री नरेंद्र पुंडिक, केदार स्मृति न्यास के सचिव डॉक्टर सबीहा रहमानी, प्रवक्ता समाजशास्त्र महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय दीपाली गुप्ता, प्रधानाचार्य महिला डिग्री कॉलेज मिराज साहब के साथ उनकी धर्मपत्नी समीरा मेराज भी यहाँ पर उपस्थित रहीं। सभा का कुशल संचालन कवित्री और मेरी प्रिय सौम्या श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरे पति डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, जो बांदा के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उन्होंने की। मैम, चूँकि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की लाइफ हम लोग देखते हैं कि बहुत व्यस्त होती है, उनको अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं मिलता है। ये जॉब एक ऐसा जॉब है, रात दिन कभी भी आप लोगों को यह काम करना होता है। ऐसी दशा में आप 3 किताबें लिखने में सफल हुई हैं। कैसे आपको इतना समय मिल जाता था और इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरे दादा डॉक्टर गयासुद्दीन से मिली थी, जो कि सिविल सर्जन सीतापुर रिटायर हुए थे और वो राजा महमूदाबाद के फैमिली डॉक्टर थे। वो वर्ष में एक बार नातिया और शेर व शायरी का मुशायरा कराया करते थे। मेरा प्रेरणा स्रोत वही है। मैम, कैसे मैनेज कर लेती हैं आप साहित्य को, चूँकि डॉक्टरी के पेशे पर हैं आप? देखिए, मेरा मोटो है लाइफ इज़ मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जीवन समय का सही प्रबंधन है। आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने जीवन का प्रबंधन करना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन की हर अवस्था में मैंने वही किया जो प्राथमिकता थी। जब पढ़ना था तो पढ़ाई की, जब डॉक्टर बनना था तो केवल पढ़ाई की, डॉक्टर बनी। उसके बाद विवाह हुआ, हमने बांदा में अपना अस्पताल बनाया। उसके बाद मेरा परिवार ही मेरा और मेरा अस्पताल ही मेरा जीवन था। जब तक मेरे बच्चे यहाँ रहे, मैंने पूरा ध्यान अपने अस्पताल और बच्चों को दिया। लिखती तो मैं बचपन से रही थी और इकट्ठा करती रही थी, लेकिन संकलन के रूप में मैंने अपने बच्चों की प्राथमिकताओं से जब मैं मुक्त हो गई, उसके बाद ही पहला काव्य संग्रह मरुस्थल का नीर, जो हमारे बांदा के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल के ऊपर आधारित पुस्तक है, वो मेरा प्रथम संग्रह था। दूसरा संग्रह मेरा उर्दू और हिंदी दोनों में था, जो मेरी माँ श्रीमती अजीज़ बानो को समर्पित है, मुक़द्दस यादें। ये सिमटता वट वृक्ष मेरा तीसरा कविता संग्रह है, जिसका विमोचन आज बांदा की सभी गणमान्य और सुधी पाठकों के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस पर आप ज़्यादा फोकस करती हैं अपनी किताबों पर? देखिए, अपनी रचनाओं में मैं
कुछ सालों से देख रही हूँ कि समाज में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद, घृणा फैली हुई है। मेरे हिसाब से संसार में एक ही धर्म है जिसे मानवता कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मानवता को बांटने की साजिश है। मानवता मेरा धर्म है और मैं जो कुछ भी लिखती हूँ उसमें एक ही संदेश होता है कि किस प्रकार हम अपने संसार को युद्ध से, घृणा से, धार्मिक उन्माद से, युद्ध, सामूहिक नरसंहार के युद्ध अस्त्रों से बचा कर रखें, क्योंकि जंग कभी शांति नहीं लाती। एक जंग दूसरी जंग लाती है और युद्ध अस्त्र बनाने वाले जो देश होते हैं वो इसका षड्यंत्र रचते हैं ताकि उनके युद्ध अस्त्र बिकते रहें। यदि कहीं युद्ध नहीं होगा तो युद्ध अस्त्र बिकेंगे कहाँ। हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। अपने लेखन का सार मैं कुछ पंक्तियों में आपको बताना चाहूँगी, विशेष रूप से युवा वर्ग को, क्योंकि अब देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। अपने तिरंगे की इज़्ज़त बचा लीजिए, अपने तिरंगे की इज़्ज़त बचा लीजिए, मुल्क फिर सोने की चिड़िया बना दीजिए। सिर्फ लाशों के ढेरों के सिवा मज़हब और फ़िरक़ों में बंटकर हमें क्या मिला। बेवजह मिटाकर बेवजह नफ़रतों को दिलों से, इंसानियत से दुनिया सजा दीजिए। घर में पूजा करें या सजदा करें, घर के बाहर खुद को हिंदुस्तानी बना लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेराज अहमद है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मैं हिंदी में हूँ। वहाँ सर, आज बांदा में एक किताब का सिमटता वटवृक्ष विमोचन कार्यक्रम हुआ, इसमें आप एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ऐसे आयोजनों पर? अब मुझे लगता है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ अगर इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो किसी का भला हो ना हो, लेकिन साहित्य का भला होगा। और ख़ास तौर से जो साहित्य में रुचि रखते हैं उनको इस प्रकार के अवसर नहीं मिलते हैं ऐसी आयोजनों में शामिल होने के। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन रहा है और बड़ा गरिमामयी रूप में ये आयोजन पूरा हुआ है। इसलिए कि मुझे लग रहा है कि जो भी वक्ता थे, मैं तो आया खैर बहुत दूर से, लेकिन जो भी वक्ता थे उन लोगों ने बड़ी तैयारी के साथ और गहराई से अपनी बातें रखी। और यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे, यानी जो दर्शक थे, श्रोता थे, बड़े प्रबुद्ध जन थे। काफ़ी देर हो गई लेकिन फिर भी सभी यहाँ पर मौजूद रहे। तो इससे भी ये साबित होता है कि बहुत ही सफल आयोजन रहा। और जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि ऐसे आयोजन ज़रूर होते रहने चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण मिश्र है। ऐसे आयोजनों से रचनात्मक संदेश समाज में जाते हैं और कविताओं को लिखने, उनको समझने और सीखने की प्रेरणा मिलती है नई युवा पीढ़ी में। इसलिए यहाँ काफ़ी संख्या में नए उम्र के बच्चे भी शामिल थे। तो मुझे लगता है कि रचनात्मक संदेश जाता है और ये हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत बेहतर है। जो दायरा पहले था हिंदी साहित्य का या उर्दू अदब का, वो बड़ा समिट गया। कहाँ कमी नज़र आती है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो पढ़ने लिखने की संस्कृति थी साहित्य को, वो कम हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है मीडिया। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे पास डिजिटल युग में हम प्रवेश कर गए हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास टेलीविज़न्स हैं, हमारे इतने फ़ोन कॉल्स हैं फ्री में। इनने हमारे ज़िंदगी के सुकून को, हमारे सृजनात्मक क्षणों को का अपहरण कर लिया है एक तरह से कहें, और उसने चुरा लिए हैं वो क्षण हमारे जीवन के बीच रहते थे। यानी जो साझापन किताबों के साथ होता था वो हम आज व्हाट्सएप संदेशों में, फेसबुक में या अन्य तरह के इस तरह के डिजिटल माध्यमों में दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारी सभ्यता यांत्रिक होती गई है, सुकून के क्षण कम हुए हैं। हमने अपने बच्चों पर बहुत दबाव बनाया है, महत्वाकांक्षाएं बहुत उन पर ला दी हैं। इसके कारण भी वो बहुत कृत्रिम हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समय ने उनके भीतर जो सुकून है, सुकून से साहित्य पढ़ने का जो समय है वो छीना है। इसलिए भी साहित्यिक अध्ययन और किताबों की जो संस्कृति हुई है, विशेष तौर पर हिंदी, उर्दू या संस्कृत में जो साहित्यिक अध्ययन रहा है उसमें कमी आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है। क्या कुछ करना चाहिए जिससे साहित्य के प्रति लोग जुड़ें और साहित्य के प्रति उनका रुझान बढ़े?
क्या लगता है आपको कहाँ कमी है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा कि रुझान थोड़ा कम हुआ है, वो कमी थोड़ी ही है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ अगर मेरे जैसे युवा कवि इस साहित्य के क्षेत्र में हैं तो ये नहीं कहेंगे कि रुझान पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। रुझान हाँ थोड़ा कम इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने ग्लैमर के क्षेत्र में जाना शुरू किया है। काफ़ी हद तक युवा जो है वो या तो पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं या तो वो ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं और साहित्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि साहित्य में उन्हें कोई ग्लैमर नहीं नज़र आ रहा है। बाकी युवाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए क्योंकि कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर ज़माने को इस ओर चलाना है तो फिर जवानी को इस ओर चलाना पड़ेगा, युवाओं को इस ओर चलाना पड़ेगा। रही बात है युवाओं की, अगर मुझे लगता है युवाओं को यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है। अगर युवा इस क्षेत्र में आते हैं उन्हें नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा भी है साहित्य में, कहीं कमी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा अगर इस क्षेत्र में आए, साहित्य के क्षेत्र में आए, वो आपके हिंदी साहित्य से अगर वो BA, MA, PhD करके अच्छा पद भी उन्हें मिलेगा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो अब बात आती है युवाओं के आने के लिए यहाँ पर चांसेस हैं बहुत सारे। अब बात ये आती है कि युवाओं को इस क्षेत्र में आकर्षित कैसे किया जाए। अगर युवाओं को इस क्षेत्र में आकर्षित करना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें युवाओं के मतलब की जो चीज़ें हैं वो युवाओं तक पहुँचानी पड़ेगी। जैसे जितने भी जैसे सम्मान हैं, सरकार की तरफ से सम्मान दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से सलाहकार के रूप में सलाहकार के पद पर नियुक्ति की जाती है साहित्यकारों की। तो मुझे लगता है कि कुछ पद सरकार की ओर से और इन युवाओं के लिए भी आश्वस्त किए जाने चाहिए ताकि इन युवाओं को लगे कि हाँ भाई हम भी अगर इस क्षेत्र में जाएंगे तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि क्या होता है कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, जब वो एक बुढ़ापे की दहलीज पे पहुँचते हैं तब जा कर के उन्हें कोई पद या कुछ ऐसा मिल पाता है, वो भी सबको नहीं। तो बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार ऐसे होते हैं जिनका गुमनामी में ही जीवन निकल जाता है। युवा इससे हताश होते हैं, कुछ हताश होते हैं, उन्हें देख के जब वो एक साहित्यकार को एक लंबे समय तक सिर्फ एक झोला टांगे हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है इस क्षेत्र में, हमें नहीं जाना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे वकालत के क्षेत्र में नया वकील आता है उसके लिए एक भत्ते का प्रावधान रखा गया। कहीं ना कहीं अगर साहित्य के क्षेत्र में युवा आ रहा है तो उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान रखना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा आकृष्ट हों, इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हों। बाकी आयोजन सरकार की, भले ही अगर प्राइवेट लोग इंडिविजुअल्स अगर आयोजन नहीं करा रहे, सरकार की तरफ से कोई आयोजन हो वो खास तौर पर युवाओं के लिए हो। क्योंकि युवा जिस क्षेत्र में आ जाता है ना, जब युवा उत्साह उस क्षेत्र में आ जाता है, जब युवा उमंग, युवा तरंग उस क्षेत्र में आ जाती है तो निश्चित तौर पर वो उस क्षेत्र को ऊपर आकाश में तो पहुंचा ही देते हैं। तो मुझे लगता है बस इसी मूल मंत्र को हृदय में रखना चाहिए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। हमें काम पे जुट जाना चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी अगर संभले तो विवेकानंद हो जाए। बस हमें विवेकानंद बनना है, युवाओं को विवेकानंद बनाना है ताकि वो वैश्विक पटल पर माँ हिंदी के स्वाभिमान को बढ़ा सके, माँ हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा कर सके। अंत में मैं डॉक्टर शबाना रफ़ीक जी को उनकी इस पुस्तक सिमटता वटवृक्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ।